जय हिंद प्यारे साथियों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को समझा दिया था और यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो देखने के बाद वो वीडियो को देख लेंगे और एक आपको बेहतर समझ आ जाएगा इस चैप्टर से संबंधित। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं इस चैप्टर के अगला क्रम में कि जो हमारे भारत में जो 16 महाजनपद हुआ और 16 महाजनपदों में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद मगध आया और मगध ने सभी सारे के सारे महाजनपदों में आक्रमण करके युद्ध करके उसके बाद मित्रता स्थापित करके वैवाहिक संबंध स्थापित करके सारा का सारा महाजनपदों में अपना वर्चस्व जमा लेता है, उसके बाद शक्तिशाली बन जाता है। बस इसी बात को हम लोग समझेंगे कि मगध में किस तरह से सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद मगध बनता है और इसका क्या रहा प्रक्रिया, इसका कारण क्या रहा, कौन से शासन आए, किस तरह से यहाँ पे वंश आया, इन्हीं के बारे में ध्यान से जानने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज समझे और यदि नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं ये क्लास अधूरा हो जाएगा आप लोग के लिए और आपका बेहतर समझ नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए हम लोग तो ये जान लिए कि भाई भारत में 16 महाजनपद हुआ जो इस तरह से संबंधित है, जैसे कि यहाँ पे वज्जी, मल्ल, कौशल, पांचाल, कुरु, सुरसेन, चेदी, वत्स, काशी, मगध जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुआ, उसके बाद अंग, उसके बाद अवंती, अस्मक, मत्स्य और गांधार, कंबोज। प्यारे साथियों ये दोनों जो महाजनपद है जो वो भारत से बाहर स्थित था, ठीक है, वर्तमान भारत से बाहर स्थित था, इसलिए इसको याद रखिएगा। कंबोज और गांधार जो भारत से बाहर स्थित था। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि मगध क्यों जो सभी महत्वपूर्ण महाजनपदों से शक्तिशाली हो जाता है। चलिए इसके दो कारण थे प्यारे साथियों। पहला भौगोलिक कारण था, दूसरा राजनीतिक कारण था। भौगोलिक कारण के अंतर्गत ये था कि यहाँ कई सारे शासक आए और शासक अपना राजधानी अलग अलग ऐसा जगह बनाया जहां पे अपने आप को सुरक्षित साबित हुआ और लोगों को हारने में यानी युद्ध करके हराने में बहुत अच्छा साबित हुआ। तो इसका मेन कारण ये भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भौगोलिक कारण की बात किया जाए तो भौगोलिक कारण के अंतर्गत बिंबिसार नामक मगध में एक राजा जो हर्यक वंश से संबंधित था। अभी बताएंगे इसका पूरा डिटेल, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। तो बिंबिसार क्या करता है कि मगध का राजधानी गिरिब्रज करता है जो 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था, इसीलिए यहाँ पे दूसरा बाहरी युद्ध नहीं कर सकता है और वो युद्ध करके दूसरों को हरा सकता, लेकिन मगध में कोई युद्ध करके मगध को नहीं हरा सकता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात रहा। उसके बाद बिंबिसार वहां से कुछ ही साल बाद राजगृह कर देता है राजधानी। उसके बाद उदयन आता है जो राजगृह को उठा करके पाटलिपुत्र, जिसे हम लोग पटना के नाम से जानते हैं, पाटलिपुत्र कर देता है। जो पाटलिपुत्र में राजधानी करता है तो 3 नदियों के बीच में पाटलिपुत्र था, जैसे सोन, गंगा और गंडक। अब आपको पता होगा कि यदि कोई नदी के बगल में रहेगा तो वहां का स्थिति काफी मजबूत हो जाएगा। वो खाना हो, चाहे फसल हो, चाहे लकड़ी हो, है ना, तो अलग अलग तरह के वहां पे साधन हुए और धीरे धीरे मगध साम्राज्य काफी बड़ा होते गया और मजबूत होते गया। जैसे कि सोन, गंगा, गंडक नदी के बीच जो वहां पे जो उपजाऊ भूमि होने लगा, उसके बाद उस भूमि से क्या है कि नए नए प्रकार के जंगल उगने लगे और जंगल से क्या है कि लकड़ी प्राप्त हुआ। और आपको पता होगा कि लकड़ी ईंधन के लिए काफी ज्यादा आवश्यक होता है, अभी भी आवश्यक है ईंधन के लिए, लेकिन उस समय एक प्रमुख आवश्यक था, ठीक है। और लकड़ी से रथ और गाड़ी वगैरह, छोटे छोटे वस्त्र, सामान, बहुत कुछ बनाया जाता था। तो इसीलिए मगध धीरे धीरे उसके पास साधन होता गया। उसके बाद उपजाऊ भूमि के अंतर्गत भोजन का भंडार होते गया। देखिए अगर आपका घर में भोजन रहेगा तब ना जाके आप दूसरों को हरा सकेंगे। घर में भात नहीं है और जाके आप दूसरों से युद्ध करेंगे तो युद्ध नहीं जीत पाएंगे, ठीक है। तो जब मगध में भोजन हुआ तो सैनिक लोग भोजन को खाए, हष्ट पुष्ट सैनिक हुआ और दूसरों को हरा सका। क्योंकि अधिशेष होने लगा ना, अधिशेष का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास जितना आपका क्षमता है खाने के बाद, खाने से ज्यादा आपका भोजन हो जाना, जैसे कि 10 लोग मिला करके हम लोग फसल को लगाए, फसल को काटने के बाद 10 लोग से 50 गुना यानी 50 कुंटल धान हो गया। तो अब 50 कुंटल खाना हम लोगों से तो ज्यादा हो गया भाई, इतना ज्यादा हो गया कि 1 साल 2 साल खाए तो भी टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अपना जरूरत से अधिक फसल हो जाना अधिशेष कहलाता है। अब जरूरत से अधिक फसल होगा तो लोग युद्ध में भाग लेंगे। उसके बाद खाना का तो टेंशन खत्म है भाई, खाना का टेंशन खत्म तो लोग नाना प्रकार के मतलब बिजनेस करेंगे, लोग नृत्य कला सोचेंगे, संगीत कला सोचेंगे, व्यापार करेंगे, तो खाना का टेंशन खत्म। तो वहां पे मगध में क्या है कि इन सभी नदियों के कारण वहां पे फसल अच्छा हुआ, अच्छा उपजाऊ हुआ, अच्छा भूमि हुआ। उसके बाद लोग खाना का टेंशन भूल ही गए और खाना जब घर में है तो लोग लंबे समय तक युद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ शासक ऐसा आया
जो 2 साल 3 साल 4 साल तक क्या करता है कि युद्ध करता है। कुछ कुछ शासन ऐसा भी आया जो युद्ध करते करते बेचारा ऊपर ही चला गया, यानी घर वापस नहीं आया, 4 साल 5 साल तक युद्ध करता है और युद्ध करते करते वो भगवान को प्यारा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे क्या है कि भोजन का भंडार हुआ, जनसंख्या वृद्धि होने लगे, बलवान सैनिक होने लगे, अधिशेष होने लगा। उसके बाद धीरे धीरे जाके वहां पे लोहे का खदान मिलता है, कहाँ पे, मगध में। अब आप समझ रहे हैं, अगर इस तरह के लाभदायक सामान यहाँ पे निकल रहा है तो अलग अलग जगह तो युद्ध करके जीतना तो आसान हो जाएगा, है ना। चलिए अभी हम बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि अब आप लोग का सवाल होगा कि सर इस तरह से तो यहाँ काशी में भी हो सकता है, वत्स में भी हो सकता है, मल्ल में भी हो सकता है इस तरह के फसल। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वहां का शासक शासक जो है, राजा उतना अच्छा नहीं रहा, राजा महत्वपूर्ण राजा नहीं रहा, क्योंकि राजा का कूटनीतिक दिमाग, साम्राज्यवादी सोच, उसके बाद नाना प्रकार की सोच जैसे कि मित्रता, वैवाहिक, उसके बाद युद्ध, इस तरह के अच्छी क्वालिटी के राजा अलग महाजन पदों में नहीं आया, लेकिन मगध में आया और मगध इसी कारण एक विस्तृत एक साम्राज्य, बेहतर साम्राज्य बना पाया। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे कि जो यहाँ का राजनीतिक कारण रहा, राजनीतिक कारण यही रहा कि यहाँ की शासक साम्राज्यवादी सोच एवं कूटनीतिक युद्ध कौशल में था। देखिए कुछ इस तरह से मगध का शासन कर देता था कि मजबूरन आके मगध में मिलना पड़ता था अलग महाजन पदों को। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि इस मगध में कौन कौन से वंश आए। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, मगध में कई सारे वंश आए, जैसे कि हर्यक वंश आए, शिशुनाग वंश आए, मौर्य वंश आए, है ना, नंद वंश आए, कई सारे वंश आए। और इन सभी वंशों के जो राजा है, इन सभी वंशों का राजा काफी ज्यादा योगदान किया मगध को एक बेहतर मगध बनाने के लिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे हर्यक वंश आया। ठीक है, आज हम लोग खास तौर पर हर्यक वंश और शिशुनाग वंश के बारे में जानेंगे, हो सके तो नंद वंश के भी बारे में जानेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं प्यारे साथियों, अगर पढ़ेंगे, अच्छे नंबर लाना है तो आपको ध्यान से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जानेंगे हम लोग हर्यक वंश के अंतर्गत कौन कौन से राजा आया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों याद देखिएगा, हर्यक वंश के अंतर्गत बिंबिसार जो एक राजा था, जिन्होंने इस वंश का संस्थापक था और स्थापना किया था हर्यक वंश का, है ना। उसके बाद हर्यक वंश के राजा के अंतर्गत अगला जो राजा आया उसका नाम था अजातशत्रु। उसके बाद अगला जो राजा आया उसका नाम उदयन। देखो ये तीनों राजा मगध को एक समृद्ध बेहतर मगध बनाने में बहुत ज्यादा योगदान रहा इन तीनों राजा को। ठीक है, उसके बाद अनिरुद्ध आया और नागदशक आया। देखो कैसा आया, देखो बिंबिसार के बेटा अजातशत्रु हुआ, उसके बाद अजातशत्रु अपना बेटा बिंबिसार को हत्या करके गद्दी प्राप्त किया। उसके बाद फिर उदयन अपना पिताजी अजातशत्रु को हत्या किया और अपना बेटा उसका उदयन गद्दी प्राप्त किया। उस तरह से जो नागदशक था, नागदशक लास्ट में आते आते नागदशक को जनता ही हटा दिया, क्योंकि ये दोनों राजा उतना अच्छा नहीं साबित हुआ। ठीक है, और धीरे धीरे जो हर्यक वंश है इसका समाप्त हो जाता है, समझे। चलिए अब जानेंगे कि जो बिंबिसार है ये इसके शासनकाल में किस तरह से मगध में एक समृद्धि लाया और धीरे धीरे अलग अलग लोगों से संपर्क स्थापित किया और अपना अधीन किया। देखो ध्यान से रखना, ये कई कारण से अपना मगध को बनाया, जैसे कि इन्होंने सबसे पहले मित्रता का स्थिति अपनाया। ठीक है, मित्रता स्थापित किया, उसके बाद वैवाहिक संबंध स्थापित किया, फिर युद्ध स्थापित किया। प्यारे साथियों ये किसी ना किसी तरह से बिंबिसार चाहते थे कि हम मेरा मगध बड़ा हो, किसी ना किसी तरह से बड़ा हो, चाहे वो वैवाहिक हो, विवाह करके हो, चाहे युद्ध करके हो, चाहे वो मित्रता स्थापित करके हो। ठीक है, तो चलिए इन तीनों में इन्होंने जो बिंबिसार क्या क्या किया मगध के लिए, चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे मित्रता के अंतर्गत। देखिए गांधार में सबसे पहले इन्होंने एक राजदूत भेजा और राजदूत भेजने के बाद ये जो गांधार देख रहे हैं, गांधार और मगध दोनों आपस में मित्र स्थापित कर लिया। देखिए तो मित्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर मित्र स्थापित करेंगे तो अगर कभी भगवान करे अगर कभी कुरु मगध पर आक्रमण करना चाहेंगे तो ये गांधार बोलेगा नहीं, देखो कुरु आप मगध पर आक्रमण नहीं करो, ये हमारा अच्छा दोस्त है और अच्छा इंसान है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला सफलता मिल गया। तो ये मित्रता स्थापित करना चाहते हैं तो सबसे पहले मगध क्या करता है, मगध का शासक बिंबिसार क्या करता है, गांधार से अपना मित्रता स्थापित करता है। उसके बाद क्या है कि अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत जब बीमार हो जाता है तो बीमार होने के बाद जो बिंबिसार है, बिंबिसार के दरबार में एक वैद्य रहता था जिसका नाम था जीवक, और जीवक को क्या करता है कि अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के पास जाता है और जीवक उसको ठीक कर देता है, तो दूसरा मित्रता स्थापित हो जाता है। देखिए अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत जब बीमार हो जाता है तो मगध का राजा अपने जीवक वैद्य को भेजता है तो बेचारा ठीक हो जाता है, यानी स्वस्थ हो जाता है, बीमार से सही हो जाता है। तो अब देखो मगध और अवंती दोनों दोस्त बन जाता है। तो देखो पहला मित्रता इन्होंने गांधार से स्थापित किया बिंबिसार, फिर जाके
यहाँ पे चंद्र प्रद्योत से जाके स्थापित किया। तो अब देखो इधर भी अपना, इधर भी अपना, अब सिर्फ इधर ही बनाना है, ठीक है। अभी क्या करता है, इन्होंने विवाह करता है, अलग अलग राजाओं की बेटी से शादी करता है। देखो विवाह से अब हम लोग जानेंगे, देखो अब विवाह के अंतर्गत जानेंगे, विवाह के अंतर्गत किस महाजन पदों से किस तरह से शादी किया, ठीक है। चलिए, तो वज्जी संघ के लिच्छवी के चेटक की पुत्री हेलेना से शादी करता है कौन, बिंबिसार। अब समझते हैं कि वज्जी कहां था। देखिए वज्जी यहां था, वज्जी में 8 कुल थे। कितना कुल प्यारे साथियों, 8 कुल, यानी 8 राजा था। अब आप लोग को ध्यान में रखना है कि मल्ल और वज्जी दो ही एक ऐसा महाजन पद था जहां पे गणतंत्र था। क्या था, गणतंत्र, जिसमें कई सारे गणतंत्र यानी सभा बना के वहां पे शासन स्थापित होता था, शासन चलता था। तो वज्जी में कितना, 8 कुल था, यानी 8 राजा वहां पे शासन करता था वज्जी में। तो क्या है कि सबसे पहले मगध वज्जी में क्या करता है कि शादी करता है। वज्जी के एक कुल था जिसका नाम था लिच्छवी, और लिच्छवी के जो राजा था जिसका नाम था चेटक, और चेटक की पुत्री से कौन, बिंबिसार शादी करता है जिसका नाम है हेलेना। तो बिंबिसार हेलेना से शादी करता है, जिसे छेलेना के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बिंबिसार हेलेना से शादी करता है। अब देखिए इसका साम्राज्य यहां तक आ गया, यहां से भी दोस्ती, यहां से भी दोस्ती, और यहां से भी दोस्ती, ठीक है। चलिए अभी क्या है कि अब आगे चल के क्या करता है, कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन, यानी कौशल जो है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, कौशल कहाँ गया जी, कौशल, यहाँ पे कौशल, कौशल के राजा जिसका नाम था प्रसेनजीत, ठीक है। तो बिंबिसार कौशल के राजा प्रसेनजीत की पुत्री, सॉरी, प्रसेनजीत की बहन से शादी करता जिसका नाम था महाकौशला। यानी मगध में जो शासक था जिसका नाम था बिंबिसार, बिंबिसार क्या करता है, कौशल के राजा जिसका नाम था प्रसेनजीत और प्रसेनजीत की बहन से शादी करता है जिसका बहन का नाम था महाकौशला। यानी बिंबिसार कई शादी करते हैं। एक तो शादी करता है वज्जी संघ के लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री हेलेना से शादी करता है, पहला शादी। दूसरा शादी करता है कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन से शादी करता है, कौशला देवी से, ठीक है। तो अब देखो मगध कौशल में भी शादी करता है, और जैसे ही कौशल में शादी करता है तो क्या है कि प्रसेनजीत खुशी होकर क्या करता है, खुशी होकर काशी उसको दान में दे देता है। किसको भाई, मगध को काशी दान में दे देता है। अब देखो ये भी अपना, ये भी अपना, ये भी अपना, ये भी अपना, ये भी अपना। अब धीरे धीरे क्या करता है कि अलग अलग महाजन पदों में अपना शासन स्थापित करना शुरू कर देता है, धीरे धीरे अपना अधीन करना शुरू कर देता है। उसके बाद और एक शादी करता है, कहाँ करता है कि यहाँ पे करता है, पंजाब के पास कुरुवंश में, यानी कुरुवंश में स्थित एक मद्र देश था, ठीक है, मद्र देश, और मद्र देश और वही मद्र देश की राजकुमारी जिसका नाम था क्षेमा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुरु जो है, यहाँ पे मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से कौन करता है, बिंबिसार शादी कर लेता है। अब देखो क्षेमा से शादी करता है तो क्षेमा भी यानी कुरु भी इसके अधीन आ जाता है। तो अब देखो अलग अलग जगह से उन्होंने शादी करता है, और क्या करता है कि मगध अपने शासन में मतलब अधीन कर लेता है भाई, अपना जो साम्राज्य में अधीन कर लेता है। तो मगध का जो शासक था जिसका नाम था बिंबिसार, बिंबिसार कितना शादी किया प्यारे बच्चों, 3 शादी किया। एक वज्जी संघ के जो चेटक की पुत्री हेलेना से शादी किया, कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से शादी किया, कुरुवंश यानी मद्र देश की राजकुमारी, जो मद्र देश यहाँ पंजाब में पड़ता है, ठीक है, पंजाब में पड़ता है मद्र देश, और मद्र देश की राजकुमारी जिसका नाम था क्षेमा, इन्होंने क्षेमा से भी शादी करता है और अपना साम्राज्य को अपना अधीन कर लेता है। अब बताइए आप लोग कि ये सब तो अपना ही हो गया, जो अपने आप को काबिल करेगा तो उस पर आक्रमण करेगा तो सबका सपोर्ट होगा, क्योंकि सबका दामाद बन गया कौन, बिंबिसार, और जिस पर भी आक्रमण करेगा सब सपोर्ट करेगा भाई। अब देखो ये यहाँ पे वो अंग था, और अंग भी काफी शक्तिशाली था, कौन, अंग। अब अंग ज्यादा काबिल बना था, इसलिए चूंकि अंग ना मगध में बहुत बहुत बार आक्रमण करता है और मगध को परेशान करता है, तो अब यहाँ पे बोलता है कि भाई मगध आप भी मेरे अधीन आ जाओ। तो चूंकि अंग काफी शक्तिशाली था उस समय, तो अब क्या है कि मगध अंग को कहता है कि आप हमारे अधीन हो जाओ, और अंग मना कर देता है, और दोनों के बीच युद्ध करता है। और युद्ध का कारण क्या है कि पहले हम लोगों पर आप बहुत युद्ध किए, इसीलिए हम आप पर युद्ध करेंगे। अब क्या करता है कि अगला जो कारण रहा, अगला युद्ध कारण रहा, और युद्ध के अंतर्गत क्या है कि अंग पर क्या करता है कि आक्रमण कर लेता है, और अंग अपना अधीन कर लेता है। और अंग में यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अंग में क्या है कि बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु को क्या करता है कि अपना उपराजा बनाता है। क्या बनाता है बाबू, उपराजा बनाता है। और उस समय क्या था, यानी अंग जिस समय युद्ध हुआ था उस समय अंग का जो राजा था जिसका नाम था ब्रह्मदत्त, क्या नाम था प्यारे साथियों, ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त को हरा करके मगध साम्राज्य, मगध का राजा जिसका नाम था बिंबिसार, और बिंबिसार अपना बेटा अजात शत्रु को मगध का क्या बना देता है, सॉरी अंग का क्या बना देता है, उपराजा बना देता है। तो ये सारे के सारे घटना आई होप की समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि
इतने साल तक तो रहा। अब मगध में है कौन भाई, बिंबिसार है, बिंबिसार के बेटा कौन है, अजात शत्रु है। अब बिंबिसार अजात शत्रु को लगा कि भाई मेरा पिताजी कब गद्दी से हटेगा, ठीक है। अब गद्दी से हट ही नहीं रहा, पिताजी गद्दी से हट ही नहीं रहा। तो अजात शत्रु क्या कर देता है कि अपना जो चचेरा भाई है, यानी अजात शत्रु अपना चचेरा भाई के कहने पर पीते को जान मार देता है, यानी पीते को बंदी बना के उसको जान मार देता है और गद्दी प्राप्त कर लेता है। अब मगध का जो राजा है वो अजात शत्रु बन जाता है, ठीक है। कौन बनता है, अजात शत्रु। यानी अजात शत्रु अपना बेटा बिंबिसार को हत्या करके, अजात शत्रु किसके कहने पे, अपने चचेरा भाई के कहने पर मतलब उसी के बहकावे में आकर क्या करता है, अपना पिता बिंबिसार का हत्या कर देता है और अपना मगध का सम्राट बन जाता है, राजा बन जाता है। उसके बाद अब यहाँ से जो होगा, यहाँ से होगा किसका शासन, अब होता है अजात शत्रु का, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानेंगे अजात शत्रु के बारे में कि अजात शत्रु किस तरह से अपना स्थिति को चलाता है और किस तरह से अलग अलग महाजनपदों में आक्रमण करके जीतता है। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग अलग आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों ने यह समझ लिया था कि बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु अपना चचेरा भाई के बहकावे में आकर अपना पिता बिंबिसार का हत्या कर अजात शत्रु मगध का सम्राट बन जाता है, राजा बन जाता है। अब हम लोग जानेंगे अजात शत्रु के बारे में कि अजात शत्रु अपना साम्राज्य को किस तरह से आगे बढ़ाता है, क्या रहा उसका काल के बारे में, स्थिति के बारे में, बस इसी को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो अजात शत्रु इसका कालखंड कब से कब तक रहा। 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व के बीच इसका काल रहा। वैसे इस तरह के इतिहास में ये कालखंड उतना मान्य नहीं रखता है, लेकिन फिर भी आप जान सकते हैं। तो प्यारे साथियों, अब जानेंगे कि अजात शत्रु बन जाता है मगध का राजा, यानी हर्यक वंश का दूसरा राजा अजात शत्रु, जो बिंबिसार का बेटा था, ठीक है। तो चलेंगे अब जानेंगे अजात शत्रु के काल में क्या है कि उसके 8वें वर्ष बाद, यानी अजात शत्रु के गद्दी प्राप्त करने के 8वें वर्ष बाद क्या होता है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो जाता है, वो इस दुनिया से चले जाते हैं। उसके बाद क्या है कि उसी के काल में, अजात शत्रु के काल में बौद्ध धर्म का प्रथम बैठक होता है। और इस बैठक में क्या होता है कि महाकश्यप अध्यक्ष करता है और इस तरह से प्रथम बौद्ध संगीति इसका अजात शत्रु के काल में होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ था, तो अजात शत्रु के काल में हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण या फिर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके काल में हुआ था, तो अजात शत्रु के काल में हुआ था, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि अजात शत्रु किस तरह से अपना साम्राज्य को बढ़ाता है। तो प्यारे साथियों, अब आप लोग को याद रखिए, अब आप लोग याद रखेंगे कि इससे पहले जो बिंबिसार है, इन्होंने जैसे कि अवंती हो गया, वज्जी हो गया, कौशल हो गया, गांधार, इन सभी से क्या करता है कि अपना स्थिति अच्छा करता है और अपना संबंध स्थापित करता है। उसके बाद उसका बेटा अजात शत्रु अपना पिता बिंबिसार का हत्या कर देता है। जैसे ही हत्या करता है तो कुछ ही साल बाद इसके माता यानी महाकौशला भी इसका मर जाता है। मरने के बाद इसका जो अलग अलग संबंध था, यानी पिताजी इसका संबंध बना के रखा था, तो इन सभी संबंध टूट जाता है। जैसे कि चलिए हम लोग जानेंगे। देखिए अब क्या है कि अजात शत्रु अलग अलग जगह युद्ध करता है। युद्ध क्या करता है कि अब सबसे पहले कौशल में युद्ध करता है, फिर वज्जी संघ में युद्ध करता है, उसके बाद मल्ल में युद्ध करता है। तो चले अब हम लोग जानेंगे कि कौशल में किस तरह से युद्ध करता है। हालांकि कौशल तो उसका ननिहाल था, ठीक है, ननिहाल था, लेकिन फिर किस तरह से युद्ध शुरू हो जाता है। देखिए जैसे ही बिंबिसार को अजात शत्रु मारता है और उसके माता यानी कौशल के जो राजा था प्रसेनजीत, उसकी बहन थी कौन, महाकौशला। महाकौशला भी कुछ देर बाद मर जाती है। यानी महाकौशला क्या हुआ, इसका माताजी हुआ, अजात शत्रु का माताजी। तो माताजी भी कुछ देर बाद मर जाती है। तो मरने के बाद जो कौशल के राजा थे प्रसेनजीत, इससे गुस्सा हो जाता है, किससे, अजात शत्रु से गुस्सा हो जाता है। और उन्होंने ये काशी दहेज में दिया था अपना पिता को, यानी बिंबिसार अपना पिता को बिंबिसार को यानी प्रसेनजीत काशी दहेज में दिया था। तो जैसे ही उसको मारा, अपना पिता को मारा, अजात शत्रु अपना पिता बिंबिसार को मारा, तो कौशल के यानी कौशल से संबंध खत्म हो गया और अपना दहेज वापस ले लिया। वापस लेने के बाद प्रसेनजीत क्या करता है कि मगध में आक्रमण करता है। जैसे ही मगध में आक्रमण करता है तो मगध का राजा अजात शत्रु जीत जाता है। जीतने के बाद क्या करता है कि फिर जाके एक बार और जाके क्या करता है कि प्रसेनजीत मगध पर आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद अजात शत्रु को बंदी बना लेता है। बंदी बना लेता है। बंदी बनाने के बाद क्या करता है कि जो
कौशल के राजा प्रसेनजीत था, वो सोच रहा था कि देखो हम अपना रिश्तेदार के बेटा, यानी हम अपना रिश्तेदार के बेटा से ही युद्ध कर रहे हैं। तो सोचने के बाद क्या करता है कि बंदी से छोड़ देता है, बंदी से छुटकारा कर देता है। और उसके बाद क्या बोलता है कि देखिए पहला तो मेरा रिश्तेदार था, है ना, आपके पिता से हमारी जो बहन है उससे शादी करवाए थे। तो अब उसका बेटा से क्या करता है कि रिश्ता को मतलब चालू रखने के लिए, कायम रखने के लिए क्या करता है कि प्रसेनजीत अपना बहन वाजीराव से शादी करा देता है, किससे, अजात शत्रु से। देखिए पुराना रिश्ता को चालू रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए अजात शत्रु से अपना प्रसेनजीत का पुत्र, यानी प्रसेनजीत का पुत्र से पुत्र वाजीराव से शादी करा देता है अजात शत्रु को। अब जैसे ही शादी कराता है तैसे फिर वही जो काशी दहेज दिया था उसका पिता, ठीक है, तो उसका पिता को काशी दहेज में दिया था, और जब युद्ध किया था तो काशी फिर ले लिया था। उसके बाद फिर आजाद शत्रु और प्रसेनजीत का बेटी से शादी दिलाता है, दोनों के बीच, फिर जाके काशी दहेज में उसको दे देता है। तो आप इस घटना को समझ गए होंगे शायद, ठीक है। चलिए अब दूसरा जो घटना था, वो घटना क्या था कि वज्जी संघ के जो चेतक की पुत्री हेलेना थी, उससे शादी करता है कौन, बिंबिसार। बिंबिसार शादी करता है। शादी करने के बाद अब आता है कौन, अजात शत्रु बेचारा। तो अजात शत्रु आता है, तो जो वज्जी संघ है, यहाँ पे देख रहे हैं वज्जी संघ भी इससे दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके माता जी बेवा हो गया है ना, उसका माता यानी अजात शत्रु के माता बेवा हो गया, और उसका जो बेटी है उसका जो पुत्री है, पुत्री बेवा हो गया। तो अब क्या करेगा कि उसका पुत्री का दो बेटा हुआ था, एक का नाम था हल्ल, दूसरा का नाम था बेहल्ल, है ना। हल्ल और बेहल्ल जो हेलेना की बेटा था। तो अब क्या करता है कि इसका नाना अपना घर लेके चले जाता है हल्ल और बेहल्ल को, है ना। तो अब क्या करता है कि मगध किसको, वज्जी को आक्रमण कर देता है, वज्जी पर आक्रमण कर देता है। इसका कारण क्या रहता है, देखिए ध्यान से सुनिए का कारण क्या है। हल्ल और बेहल्ल को लेके चले गया अपना नाना के वहां, क्योंकि उसका मम्मी नहीं रही, मम्मी भी चलेगी, ठीक है, तो नाना के वहां लेके गया। तो अब मगध का राजा था कौन, अजात शत्रु। अब अजात शत्रु चाहता है क्या भाई, किसी तरह से हमको मल्ल को अपने अधीन क्या करे कि शामिल करे। अब मल्ल में क्या था कि 8 कुल था, अलग अलग प्रकार के कुल था। तो क्या है कि मल्ल में ना कुछ हीरा जेवरात पहले से वहां पे कुछ खादान वगैरह था, तो अजात शत्रु को वहां से लेना था, ठीक है। और क्या है कि बिंबिसार ना, जब शादी हुआ था दोनों के बीच, तो बिंबिसार बहुत सारे जेवरात वगैरह बहुत सारे कुछ दिया था इसको, वज्जी संघ यानी प्रसेनजीत को दिया था, सॉरी चेतक को दिया था। अब चेतक को दिया था, तो अब क्या है, जैसे ही वो अपना दोनों नाती को लेके गया अपना घर, या अपना घर लेके गया, तो अब बिंबिसार क्या बोलता है, सॉरी अजात शत्रु क्या बोलता है कि अब हमको वही मेरा पिताजी का जेवर जेवरात हमको वापस करो भाई। अब बेचारा तो बोला कि देखो हमको दिया था, इसमें तो 8 कुल है, हम कैसे देंगे आपको, ठीक है। तो बोलता है नहीं, तो अब हमारे अधीन हो जाइए, है ना। तो अब अधीन भी नहीं हो सकता है, अब मगध के ऊपर अधीन, चूंकि ये भी शक्तिशाली हो गया था। तो अब करे तो करे क्या, मगध क्या करता है, इस पर आक्रमण कर देता है, और आक्रमण करता है इतना अच्छा तरीका से। एक व्यक्ति था, कूटनीतिक मंत्री था, जिसका नाम था वस्कार। अब क्या करता है कि मगध का राजा अजात शत्रु वस्कार को इतना अच्छा तरीके से कूटनीति सिखाता है, और उसी कूटनीति के तहत 16 साल तक मगध और वज्जी के बीच युद्ध चलता है। और युद्ध चलने के बाद क्या करता है कि वज्जी को मगध में मिला लेता है। कितने साल तक चलता है बाबू, 16 साल तक युद्ध चलता है। और युद्ध में कुछ मतलब हथियार का प्रयोग करता है। पहला हथियार का प्रयोग करता है रथमूसल, ठीक है, रथमूसल जो फेंकने वाला होता है। उसके बाद महाशिला कंटक, है ना, रथमूसल में मतलब मारने वाले इस तरह से कटिंग करके चले आता है, और महाशिला कंटक जो पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर को फेंक के मारता है, उस तरह के हथियार का प्रयोग करता है। किसका युद्ध में, वज्जी संघ को मिलाने के लिए जब युद्ध करता है मगध का राजा अजात शत्रु, तो वज्जी संघ हार जाता है। उसके बाद अंततः वज्जी संघ को मिला लेता है। तो ये रहा अजात शत्रु का कुछ बात, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ लिख रखा था, तो ये क्या था कि बिंबिसार के समय की कुछ घटना था, तो हम नहीं बताए थे, तो अब आप लोग को बता देते हैं। देखिए बिंबिसार जो राजा बना था, तो 15 वर्ष की आयु में उन्होंने गद्दी प्राप्त किया था। ये बिंबिसार के बारे में बोल रहे, ठीक है। और लगभग 80,000 गांव का राजा बना था, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे उदयन के बारे में। अच्छा, अजात शत्रु के बारे में जान गए हम लोग, ये रामायण कथा कहानी था। अब उदयन के बारे में जानेंगे। अब क्या है कि उदयन क्या करता है, अपना पिता अजात शत्रु को मार देता है, जान से मार देता है, और मारने के बाद अपना मगध का राजा बन जाता है उदयन। अब देखिए यहाँ पे इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो उदयन अपना पिताजी अजात शत्रु को मारकर गद्दी प्राप्त कर लेता है, इसीलिए पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं। इसीलिए जो
बेटा जैसे जो आप कीजिएगा अपने पिताजी के साथ, वैसा ही आपका बेटा आपके साथ करेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानेंगे उदाइन के बारे में कि उदाइन अपना मगध को किस तरह से विस्तार किया, विस्तृत किया। चलिए तो चलिए अब हम लोग जानेंगे उदाइन के बारे में। वैसे तो मगध में उदाइन उतना अच्छा से काम नहीं किया, लेकिन आप लोग को कुछ याद रखना है। जैसे कि उदाइन ने अपना जो मगध साम्राज्य था उसका राजधानी राजगृह से बदल करके पाटलिपुत्र रख दिया, ठीक है, जो तीन नदी के बगल में था या संगम में था, सोन गंगा पुनपुन, ठीक है। ये वाले पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या है कि उदाइन एक बार मतलब उपदेश सुन रहा था और अचानक किसी ने उसको पेट में चाकू मारकर हत्या कर दिया, ठीक है। और उसका बेटा क्या है कि शासक बना, कौन? उसका बेटा अनिरुद्ध शासन बना, और उसके बाद उसका बेटा बना नागदशक शासन। और ये दोनों जो शासक जो था, ये दोनों राजा उतना अच्छा तरीके से काम नहीं कर पाया, और नागदशक का एक मंत्री था, अमात्य मंत्री, है ना। और इन्होंने क्या करता है, नागदशक को मतलब अपना सत्ता से हटा देता है। देखिए इतिहास में पहला घटना हुआ है कि किसी राजा को जनता ने मतलब राजा के पद से हटा देता है, ठीक है। और नागदशक को हटा कर शिशुनाग नामक अमात्य मंत्री ने क्या करता है कि शिशुनाग यानी अलग वंश की स्थापना कर देता है, शिशुनाग वंश की स्थापना कर देता है। अब हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे शिशुनाग वंश के बारे में, और इस वंश में कौन कौन से राजा आए, और अगला जो वंश जो मौर्य साम्राज्य, अब उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। जब तक के लिए यहीं तक, फिर अगले वीडियो में इससे बेहतर क्लास लेके आएंगे।